और अब कितने आ रहे जमात के लोग? नहीं आ रहे जी। कौन आ रहा है? ये आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, बजरंग दल के हैं, या हिंदू युवा वाहिनी के हैं, या फिर उसके हैं, समझ गए भाई, वही वाले डीएनए के मास्टर जिनके यहां 66 बताए, आज जानकारी मिली 200 क्रॉस कर गए। क्या सभी के परिवारों को क्वारंटीन किया? क्या जी न्यूज के सारे पूरे देश में जितने रिपोर्टर फैले हुए हैं सबकी जांच हुई? चलिए मैं मानता हूं कि तबलीगी जमात के लोगों को जानकारी नहीं थी, बेचारे कई जगह कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे कम थे। ये तो टोटल 1-2 महीने से रिपोर्टिंग कर रहे थे, कोरोना से कैसे दूर रहना है, स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है। कहां उड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग? इसीलिए कहते हैं सुधीर चौधरी साहब, तिहाड़ी साहब, आपने पूरा माहौल बनाया कि इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, ये कोरोना बम बन गए, कोरोना कैरियर बन गए, ये कोरोना अड्डा बन गया। अब क्या मैं भी कह दूं कि कोरोना बम बन गए? क्या मैं भी कह दूं जी न्यूज कोरोना का अड्डा बन गया? क्या मैं भी कह दूं कोरोना सुधीर चौधरी जो दुबई गए थे साजिश के तहत लेकर आया? क्या मैं भी कह दूं सुधीर चौधरी ने मिल करके साजिश रची, ये डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे इसीलिए कोरोना फैला? क्या मैं भी कह दूं सुधीर चौधरी के जरिए उन लोगों तक कोरोना पहुंचा और सुधीर चौधरी ने अपना कोरोना छिपाया और उनसे जबरदस्ती काम कराया? क्या मैं भी कह दूं? लेकिन हम लोग फैक्ट की बुनियाद पे बात करते हैं, हम इंसानियत की बात पे बुनियाद करते हैं। क्या अभी मैं भी कह दूं कि नहीं, सुधीर चौधरी इस वक्त का सबसे बड़ा कोरोना बॉम्ब है? और कोरोना बॉम्ब तो नहीं लेकिन हेट बॉम्ब मैं कह दूंगा। कोरोना बॉम्ब नहीं लेकिन हेट बॉम्ब, यानी कि नफरत का बॉम्ब, जिसने जो जिहाद पे खबर चला रहा है, मजदूर मर रहा है, वो मां की तड़प देखो जो अपने बच्चे को खींचती हुई सूटकेस पे ले जा रही है। उसका बच्चा प्यास से तड़प रहा होगा। एक बेटी अपने बाप को 1400 किलोमीटर दूर ले जाने पर साइकिल पे मजबूर हो गई, अमेरिका तक में भी बेइज्जती हुई इसके लिए, लेकिन ये जिहाद पे खबर कर रहा था, जिसका मतलब नहीं पता इसको। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। क्या जी न्यूज का अलकायदा से संबंध है? जी न्यूज का आईएसआईएस से संबंध है? जी न्यूज किसके इशारे पर काम कर रहा था? क्या मैं भी ये भी सवाल करूं? लेकिन नहीं, हम फैक्ट की बुनियाद पे बात करते हैं। ये बीमारी, मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं, बीमारी किसी का धर्म और जाति देख करके नहीं आती। लेकिन तुमने जो षड्यंत्र रचा वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रचा। ये लॉकडाउन 4 लॉकडाउन किए तो बता दो क्या केस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? दुनिया में 5वां नंबर हो गया हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस में। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे ये। और योगी जी ने तो एक नया आंकड़ा दिया है, अगर वो आंकड़ा सही है तो बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह खबर है। अगर योगी जी की बात सही है, वो कह रहे हैं कि लगभग 12 लाख मरीज उत्तर प्रदेश में कोरोना के हो चुके हैं। भाई साहब, हमें तो पता 1.5 लाख भारत में है, ये 12 लाख उत्तर प्रदेश में कैसे हो गए? ये तो मैं देश पूछना चाहता है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताइए कि 12 लाख केस कहां से आए हैं, कैसे को पता चला? ये तो सवाल है ना। फिर ये मत कहना कि नहीं हो मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी तो इनको 6 महीने के लिए जेल भेज दो। सवाल करना मेरा नैतिक अधिकार है और मुख्यमंत्री जी से सवाल नहीं करूंगा तो किससे करेंगे? भारत के नागरिक नहीं है क्या? हम विपक्ष का हिस्सा नहीं है? हाँ, हमें भी उतना अधिकार आर्टिकल 19 देता है जितना अधिकार इस देश में नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री जी को है, उतना ही अधिकार इस देश में किसान के बेटे, गरीब के बेटे, मजदूर के बेटों को है कि वो अपनी बात रखें, सवाल करें। दूसरी बात, निजामुद्दीन मरकज पे अभी तक अजीत डोवाल मिले 28 तारीख को मौलाना साहब से। अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि क्या बातचीत हुई, नहीं बताया इन्होंने अभी तक। 23 तारीख को वीडियो जारी किया दिल्ली पुलिस ने कि 23 तारीख को मरकज के जिम्मेदार हमारे पास बैठे हैं, चर्चा चल रही है और वो लोग कह रहे हैं कि हमें बसों का इंतजाम करा दीजिए, हम लोगों को भेजना चाहते हैं। क्या कहा? हम भेजना चाहते हैं। तो भाई साहब, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? मार्च में 1 अप्रैल में, 31 मार्च में रेड डली है, तो इस टाइम में दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जो एसडीएम को और उनको लेटर लिखे कि भैया हमारे लोगों को पहुंचा दो, अगर वो वहां रुक गए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा का पालन करें, जो पालन कर ले उसको भी गुनाहगार बना दे रहे हैं कि वो रुक क्यों गए। फिर आप रेड डालेंगे और 40-40 दिन तक उनको कैद बना करके रख देंगे और कई जगह पर ये क्वारंटीन सेंटर, डिटेंशन सेंटर की तरह हालात हुए देश में। ये सबने देखा, ये सबने देखा। और मैं इसीलिए आपसे कहता हूं
कि हम लोग इस लड़ाई को न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए पीस पार्टी ने फैसला किया, डॉक्टर अय्यूब साहब ने, कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर तबलीगी जमात के लोगों पर जुल्म हुआ, जिस तरीके से कत्ल हुआ जौनपुर के अमीर साहब का, हम उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इंशाअल्लाह जल्द सुनवाई होगी उस मसले को लेकर के भी। और मैं कहता हूं आज आपसे, और ये सब लोग अपनी अपनी फेसबुक पे लिख दे जो बात मैं कह रहा हूं, कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई जमाती भाई कहीं भी फंसा हुआ है या क्वारंटीन सेंटर से उसको नहीं छोड़ा गया है, तो वो हमसे संपर्क करे, हम उनको उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश और पूरी इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह, जो भी हो सकेगा। ये हम आजाद कराने का काम करेंगे। ये नहीं चलेगा कि क्वारंटीन टाइम खत्म हो जाए कुछ भी करेंगे। दूसरी चीज, इसमें कहीं भी ये नहीं है कि कोरोना स्प्रेड करने के लिए मौलाना साहब जिम्मेदार हैं, ये कहीं इस पूरी चार्जशीट का हिस्सा नहीं है। ये तो टूरिस्ट वीजा वाला तो बहुत पहले से, आज ही आपको कैसे पता चला, ये तो सवाल का निशान है। लेकिन कोरोना कैसे फैला? 30 जनवरी को आए थे पहला केस, क्या कर रहे थे? स्क्रीनिंग नहीं किए ना। डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, और अब इनके पास पॉलिसी नहीं, कह रहे हैं कि इकोनॉमी माइनस में चली जाएगी। आरबीआई के गवर्नर ने कहा इकोनॉमी माइनस में चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बस मामले में, मजदूर मामले में घिर गई, तो इन्होंने दोबारा से कहा कि नहीं, या तो सफूरा जरगर या मीरान हैदर या आसिफ इकबाल तनहा, जो सीए प्रोटेस्ट करने वाले थे, उन पर लगाते हैं यूएपीए, और जो सामने खड़े होकर गोली चलाता है राम गोपाल, उस पर यूएपीए नहीं लगता। क्या है? यह कानून का इस्तेमाल जानबूझकर किया जा रहा है। मैं एक बात में अपना लेपल निकाल रहा हूं, एक बात में अगर मैं बोल दिया तो कहेंगे ये देशद्रोही बात हो गई, लेकिन मैं बाबा साहब अंबेडकर की एक बात कोट करूंगा। मैं एक संविधान की कॉपी है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं उस बात को रखूंगा बड़ी जिम्मेदारी से। ये देखिए, मेरे पास ये संविधान की कॉपी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो गैर कानूनी तरीके से मरकज के लोगों को फंसाया गया, कई जगह पर परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और कोरोना या पेंडेमिक एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको जेल भेजा गया, या जामिया में जो लोग सीए के खिलाफ, एक जो असंवैधानिक कानून था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो जेल भेजा जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है। जबकि गोली चलाने वाले राम भक्त गोपाल या जिसने भी गोली चलाई थी उसमें शाहीन बाग, उन पर कानून नहीं लगा, यूएपीए उन पे नहीं लगाया। तो इसमें एक बात कही, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं ये बात, ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा तो कहेंगे विदेशद्रोही है। अरे सबूत के बुनियाद पर बात करते हैं हम, तथ्यों की बात पर बुनियाद करते हैं। बाबा साहब क्या कहते हैं? संविधान को लागू कराते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस टाइम पे बाबा साहब ने एक बात कही, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हों तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा, और यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। यानी अगर कानून का पालन करवाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो वो कानून बुरा साबित होगा, ये अंबेडकर साहब ने कहा था। और इसीलिए मैं कहता हूं ये यूएपीए पूरी तरीके से एक मखसूस कौम पर इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है, और जो बाबा साहब अंबेडकर की बात की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करके ये बात कह रहा हूं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं जो मैंने पढ़कर सुनाए हैं, कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे खिलाफ, जिससे कि माहौल बना करके देश के दलित भाइयों के मुद्दों को दबाया जा सके, जिससे प्रजापति, पाल, मौर्य, कश्यप, मल्ला, चौरसिया, मौर्य, कोरी, जाटव, गुज्जर, इन तमाम लोगों के मुद्दे दबाए जा सकें, मजदूर, किसान, बुनकर, गरीब, छोटे व्यापारी के मुद्दे दबाए जा सकें, और रामपाल बाबा जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कई बार हो सके, या रामदेव जैसों के लोन माफ हो सके, नीरव मोदी को फायदा पहुंचाया जा सके, या ललित मोदी उस एक टाइम में हुआ करते थे, उसके बाद नीरव मोदी आ गए, या फिर अंबानी को फायदा पहुंचाया जा सके। ये एक षड्यंत्र है। अगर नहीं है तो बताओ। अरे नेपाल धमकी दे रहा, सुना? कौन नेपाल? छोटा सा मुल्क जो कभी पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वो धमकी दे रहा है भारत को। जबकि नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं इंडिया वालों, उस टाइम पे इंडिया वालों के पैसे नहीं बदले जा रहे थे, सबसे लास्ट में नेपाल वालों के पैसे बदले, इतनी मोहब्बत थी, लेकिन वो धमकी दे रहा। लेकिन साहब का 56 इंच का सीना सुकड़ के ऐसे हो जा रहा है।
साहब ट्वीट भी नहीं किए। लद्दाख में चाइना की आर्मी कर रही, ये बोले नहीं कुछ नहीं हो रहा। फिर अगर कुछ नहीं हो रहा तो 23 मई को दोनों देशों के आर्मी के ऑफिशियल्स बैठ के बात क्या कर रहे थे? झुंझुना हिला रहे थे। लेकिन नहीं, चाइना कुछ करे नहीं बोलना, नेपाल कुछ करे नहीं बोलना, खाली देशभक्ति पाकिस्तान के दिखती इनको। हाँ, जो भी दुश्मन मुल्क है, हम सब लोग एकजुट होकर के अपने देश के साथ हैं और होना चाहिए। हमें गर्व है, हर भारतीय को गर्व है। लेकिन ये एक तरफा क्यों है? क्या एक ही सीमा है? चाइना हमारी जमीन ले ले, हम पर हमला कर रहे, हमको कुछ करे तो वो हमारा दुश्मन नहीं। चाइना गाली दे, नेपाल गाली दे तो वो अच्छी है। पाकिस्तान से कबूतर उड़ के आ जाए तो बड़ी खबर है। ये लोग कुछ कहें तो सब कुछ चलेगा, तो ये दोहरी मानसिकता सही नहीं। भारत के लिए जो भी चीज नुकसान की है, जो भी दुश्मन भारत के जिस भी शक्ल में है, सब पे एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और भारत के मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के, बुनकरों के, छोटे व्यापारी, छोटा कारोबारी या जो नौकरी करने वाला एक बड़ा समुदाय है, उसके मुद्दे, मिडिल क्लास के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि और अहम होने चाहिए। और उन मुद्दों को दबाने के लिए मेरे भाइयों, ये निजामुद्दीन मरकज का झूठा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। कोई वहां पर सबूत नहीं मिला कि कोरोना फैलाया गया, आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। तमाम जितनी बातें की गई सब सिरे से खारिज हो गई। और जो ये लोग चार्जशीट फाइल किया, आप देख लेना, ये हवा में उड़ जाएगी, इसमें कोई तथ्य ऐसा है नहीं। और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 15,000 पन्नों की रिपोर्ट है, पूरा पढ़ लें, फिर और भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। अरे सॉरी, जय हिंद, जय भारत। एक बात रह गई, मैं तो भूल गया। अमेरिका में रहता है मुजफ्फरनगर बीजेपी विधायक का बेटा, वो कहता है कि भारत तो रहने लायक नहीं है, भारत रहने लायक नहीं है, बेकार है। कुछ तो बोलो संबित पात्रा, कुछ तो ट्वीट कर दो बाबू। देशभक्ति नहीं जागी बीजेपी आईटी सेल वालों। अरे आपके विधायक का बेटा है, अगर वो कहना जायज है तो दूसरे कहते हैं तो फिर बुरा क्यों लग जाता है? अगर यही बात अभी किसी सिख भाई ने कह दी होती, किसी दलित भाई ने कहती होती, किसी मौल प्रजापति मौर्य भाई ने कह दी होती, फिर क्या होता? उसको आतंकवादी बना देते। आदिवासी ने कह दी होती तो अर्बन नक्सल बना देते। बोलो ना, कहां गई तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत? हां, मैं कहता हूं जो भारत की बुराई करता है इस तरीके से, वो भारत का दुश्मन। उस पर यूएपीए लगना चाहिए, उस पर भारत के खिलाफ या भारत की बेइज्जती करने का कानून नाफिज उस पर होना चाहिए। करो ना, हम तो देखना चाहते हैं 56 इंच का सीना। लेकिन ये सीना सिकुड़ करके 56 इंच से 6 इंच हो जाता है जब बात मजदूर, गरीब, बेसहारा, किसान, बुनकर, छोटे व्यापारी, किसान या मजदूर, मिडिल क्लास या की बात आती है, तो ये सिकुड़कर 6 इंच का होता है। और जहां आपको कोई काम दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, प्रजापति, पाल, मौर्य, कश्यप के खिलाफ करना होता है, वहां ये ऐसे हो जाता है। ये सही नहीं। जय हिंद, जय भारत।